नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी टेट 2021 का पेपर। इसमें हमने सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और आपको ये बताया कि कैसे क्वेश्चनों का लेवल रहता है और कितने आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। और जो लोग भी यूपी टेट देने वाले हैं या देते हैं, कृपया करके पूरा वीडियो एक बार देखें और समझें मैथ्स के क्वेश्चनों का लेवल क्या आता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, यानी उस ट्रायंगल का नाम है DEF, यानी कि ये जो अंदर ट्रायंगल है इसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए जब भी कोई ट्रायंगल ऐसा बनता है और आपके DEF अगर ये मिड पॉइंट पे दिए गए हैं तो हमेशा क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब जितना पार्ट ये होगा, ये पार्ट और ये रेड वाला पार्ट, ये चारों पार्ट आपस में एरिया वाइज बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में चौथा हिस्सा रहेगा, मतलब कि 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। क्लियर है? तो इसमें जब भी मिड पॉइंट बनता है हमेशा एरिया वाइज ट्रायंगल आपके बराबर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए गिवन डाटा इज ए ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जी एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एच। यानी कि समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है और हरात्मक माध्य है। तो इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही होगा। देखिए ज़्यादातर क्या रहता है कि वो अर्थमेटिक मीन जो होता है हमेशा आपका गुणोत्तर श्रेणी से आपका ज़्यादा रहेगा, और जो आपकी हरात्मक श्रेणी होती है उससे क्या होता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन वाइज हमारा जो ऑप्शन लगेगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्लियर, क्योंकि आपका मीन के फॉर्म में पूछा गया है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए हमेशा AP जो होती है वो ग्रेटर होती है GP से और ग्रेटर होती है आपकी HP से। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर दे रखा है 5 और गुणनफल है 36। तो आपको बताना है कि उसके व्युत्क्रम का अनुपात कितना होगा। देखिए आप सीधे से समझ लो, अगर दो संख्याओं का डिफरेंस अगर 5 है और उनका मल्टीप्लाई अगर 36 है, ठीक है, यानी आपको फैक्टर सोचना है और उनके व्युत्क्रम का अंतर तो बताना है कितना होगा। यानी कि 1/a माइनस का 1/b बताना है। अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, AB, और ये हो जाएगा हमारा B माइनस का A। ठीक है, यानी कि A माइनस बी भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो है आपकी, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ लगा दीजिए। आप चाहे A माइनस बी का हो या B माइनस A का हो, संख्याओं का अंतर रहेगा। ठीक है, यानी ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 5 और नीचे आ जाएगा 36। यानी हमारा आंसर क्या लगेगा 5/36, मतलब कि हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभान कौन थे। तो देखिए इसमें सीधा एक एक नाम आता है हमारा, रामानुजम। ये सीधे सीधे आपको याद होगा तो आप लगा सकते हो। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मैथमेटिक्स का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ जो मैथमेटिक्स के जीनियस पर्सन है उनका नाम तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर, अगला देखिए। इसमें बोला है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660। बहुत बढ़िया, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत लगा दीजिए। कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2L+B और इनटू में आता है H। ठीक है, आपको एरिया दे रखा है 660, ये यहाँ लगा दीजिए। फिर आगे बोला है इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यानी कि आप क्या करने वाले हैं, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं, मान लो अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, यानी यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे आपका x आ जाएगा। अगर हमने ब्रेथ को क्या माना है, x माना है। और हाइट आपको कितनी दे रखी है 11, ये इनटू में 11 आ जाएगा। क्लियर, 11 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा हमारा 60, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। यानी कि 30 बराबर कितना आ जाएगा, 2x और x मिलकर कितना हो जाएगा 3x। तो x बराबर हमारा कितना आएगा 10, x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए छत जो होती है आपकी वो क्या होती है, रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। यानी हम क्या लगाएंगे, L/B लगाएंगे। ठीक है, हम अब क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। तो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है, दोगुना है। अगर हम कहें कि हमारे पास B की वैल्यू 10 है तो आप कहेंगे कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20।
तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि हो जाएगा 20 × 10। ठीक है, समझाने के लिए इतने स्टेप लिख दिए, वरना डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना लगेगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये स्टेप हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर में है 3 × x इज इक्वल टू 125, आपको देन वैल्यू फाइंड करनी, कितना होगा। क्लियर। अच्छा देखिए, एक चीज में स्टेप समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये एनसीईआरटी की बुक में एडिटली दिया रखा है, जिन्होंने एनसीईआरटी लगाई है वो इस क्वेश्चन को आसानी से क्लिक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, 10 की पावर जो 3x लिखा है, हम इसको ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमें 125 तो पता होता है, ये 5 की पावर कितना होता है, 3 होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें 125 को, ये 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इसको लिख देंगे 10 की पावर x और पावर में हो जाएगा 3। ये आपका सेट इंडेक्सेस का रूल होता है, a की पावर x ब्रेकेट में ऊपर में y होता है, तो हमेशा उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पावर अगर हमारे पास सेम हो जाती है तो दोनों टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पावर सेम है तो अब इसको लिख सकते हैं कितना, 10 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। इतना हो गया। अब देखिए फाइंड क्या करना है, 10 की पावर माइनस का 2x, यानी हम इसमें क्या करने वाले हैं, दोनों की तरफ माइनस का 2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं पावर में। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा माइनस का ये 2x, और इधर हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 2। क्लियर। अब आपको पता है कि अगर a की पावर x का रिजल्ट माइनस में है, अगर हम इसको 1 अपॉन करके लिखते हैं तो ये प्लस में होता है, ये सर्ट इंडाइसेस का रूल होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/25। यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है। तो सर्ट इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160/75 को किसी संख्या से अगर हम भाग दें तो भागफल 167 आ रहा है और शेषफल आपका 43 आ रहा है, तो बताना है कि भाजक कितना होगा। क्लियर। तो देखिए इसका एक सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हमारा जो भाज्य भाज्य होता है, ठीक है, अगर जिसको हिंदी में पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेष। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो बस यहाँ पे वैल्यू लगाओ, अपना आंसर आ जाएगा। तो 16075, तो ये हो जाएगा इक्वल। भाजक आपसे पूछा गया, भाजक की जगह पे चाहो तो x लिख सकते हो। ठीक है, भागफल कितना दे रखा, 167, यहाँ पे 167 लिख लो। शेषफल कितना है 43, इसको 43 लिख लीजिए। ठीक है, अब 43 को जब इधर लेके आएंगे, ये 43 जब इसके पास आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कि कितना आएगा, लास्ट में 2 आएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा, बाकी का ऐसे ही आ जाएगा 160, और इक्वल ये हो जाएगा 167 × x। क्लियर। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16032/167। तो देखिए वन टाइम आपका नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारा अप्रॉक्स जाएगा 9। 9 का मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 96 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। बस अगर जिसको ये फॉर्मूला पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, वो आसानी से क्वेश्चन लगा लेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगला आपको बताना है कि 50 से छोटे घन पूर्णांकों के अभाज्यों की संख्या कितनी है। यानी आपको अगर प्राइम इंटीजर नंबर पूछे गए हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है, दैट नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं दैट नंबर विच डिवाइड ओनली इटसेल्फ और 1, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर। क्लियर। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, प्राइम नंबर अगर हम लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले 2 आएगा। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो भी 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7, 7 के बाद हमारा 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19। बिल्कुल आपको एकदम याद होनी चाहिए, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को लगा लोगे। फिर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 7, 8, 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। ठीक है, 38, फिर 39 नहीं होगा, 40, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 43 के बाद 47 हो जाएगा। इतने ही आपके बनेंगे। अगर आप काउंट करते हैं देखिए कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 14, 15,
यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। केवल आपको प्राइम नंबर्स को लिखना था और उन्हें काउंट करना था। क्लियर, 50 से कम। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन को चाहो तो बाया ऑप्शन भी लगा सकते हो, और ऑप्शन से नहीं लगाना चाहो तो अपनी दो कंडीशन बना सकते हो। तो फिलहाल तुम इसको कंडीशन से बना दे रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को समझना है कि सोल्यूशन हो कैसे सकता है इसका, वो हम बता दे रहे हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या ए है और एक संख्या हमारे पास बी है, तो बड़ी संख्या को हम ए मान के चलते हैं। क्या बोला है, बड़ी संख्या का दोगुना मतलब 2a, ठीक है, छोटी संख्या का 5 गुना यानी कि 5b से 3 ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, बड़ी संख्या के 4 गुने मतलब कि 4a, छोटी संख्या के 3 गुने मतलब कि 3b के योग 71 है, मतलब इज इक्वल टू कितना है, 71 है। क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर क्या है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपको देखेगा। क्लियर। तो इसके देखिए अगर हम फैक्टर वाइज यहाँ पे ऑप्शन रखना शुरू करेंगे, हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर एक ही जगह पर हम 14 रखते हैं, अगर यहाँ पर हमने कितना रखा, 14 रखा, तो कितना हो जाएगा, 14 का दुगना होता है ये 28। केवल ऑप्शन से ही ट्राई कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। और बी की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 मिलकर हमारा ये वाला 5 यहाँ रख देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 और 28 का डिफरेंस क्या 3 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन लगभग सेटिस्फाई होने जा रहा है। एक बार हम इसको और दूसरे वाले में रख के ट्राई कर लेते हैं। तो 14 को जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ठीक है। प्लस जब हम बी को यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 5 6 1 7 71, ये भी आ रहा है। मतलब हमारे पास 100% सेटिस्फाई है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। बट जहाँ अगर जिसको ये करने का नहीं आ रहा है तो आप इनको क्या करेंगे, ए और बी को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर लो। यानी एक बार ए के टर्म्स को बराबर कर लो, एक बार बी के टर्म्स को बराबर करिए, देन आप सॉल्व कर लीजिए। वो भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो बाया ऑप्शन भी लगा सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, बताओ कि चौड़ाई कितनी है। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और आयत का क्या होता है, एल इन टू बी होता है। ठीक है, इसमें भुजा कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर कितना 64। ठीक है, एल कितना दे रखा है 16, चौड़ाई मतलब बी निकालना है, तो 8 का स्क्वायर मतलब कितना 8 इंटू 8 लिख दो, इंटू 16 लिख दो, इंटू बी लिख दो, चाहो तो 64 भी लिख सकते हो। 16 से कट कर दो, और कट ना करना चाहो तो बाय ऑप्शन से ऐसी वैल्यू उठा के रखो, अट्ठू अट्ठू कितना होता है 64। यहाँ पर ऐसा नंबर लगाओ कि यहाँ पे 64 बन जाए, तो कितना लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे, 16 चौको 64 होता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। डिवाइड ना करो तो ऑप्शन से कर लो इसको, ठीक है, दोनों तरीके आपके वैलिड हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर वैल्यू ए अपॉन 3 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 7 गिवन है, और आपको फाइंड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी कितना होगा। देखो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 लगानी है। ठीक है, जब लगाएंगे देखो कितना आएगा, ए की जगह पे 3, बी की जगह पर 4 और सी की जगह पर 7, और नीचे भी सी है 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 14 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी तो आप क्लासेस में पढ़ते ही होंगे कैसे क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन लगाने के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको मैथमेटिकल समझ लो चाहे रीजनिंग समझ लो, हमारे हिसाब से तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, फिर भी हम आपको देखो सोल्यूशन दे रहे हैं क्या है। 5 जनवरी 1991 को सैटरडे था आपका। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनते रहना क्वेश्चन को, अब बनता चला जाएगा। 5 जन को और 91, ठीक है, 91 हमारा लीप ईयर नहीं होता है, इसका मतलब हमारा जनवरी, इसकी जो फरवरी होगी वो 28 की होगी। तो आप जानते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर में स्विच करते हैं सेम डेट पर, तो हमारा एक दिन क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आपका रूल होता है, यानी यहाँ पे अगर सैटरडे है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, संडे हो जाएगा। क्लियर। 5 जनवरी 92 को अगर संडे हो गया तो आपको बताना है कि 3 मार्च को कितना होगा। देखिए जनवरी में हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 26, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। दूसरा ये 92 वाला हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा 92, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारी फरवरी कितनी है, 29 की है। जब फरवरी 29 की होगी तो 29 दिन हमारे पास ये ऐड हो जाएंगे, प्लस मार्च में कितने दिन हमारे पास, 3 दिन और हैं, तो ये हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
26, 29 और 3 इनको जोड़ लीजिए, जो आएगा आपको उसको 7 से बस डिवाइड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि दिन कितने होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 6 और 9 कितना होता है, 15, 3 हो गया 18, कैरी हो गया 1, 2, 2, 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी कि 58/7। अब क्या होगा, 7 से जब भाग करेंगे, 7 अट्ठे होता है 56, यानी कि हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं। यानी कि संडे में 2 दिन मिला दो, आप संडे में 2 दिन मिलाएंगे तो क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे, मतलब हमारा मंगलवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न आप लगा सकते हो। क्लियर। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन गिवन है कि 1/3 की पावर है -3 माइनस 1/4 की पावर है -2 और डिवाइड करना 1/4 की पावर -3। देखिए इसमें बॉडमॉस का नियम आपको याद रखना है, बॉडमॉस भूल जाओगे तो क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करते हैं साथ में। देखिए 1/3 की पावर है माइनस का 1/3, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, 1/3 की पावर है जब माइनस का 3 है तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 1/3 की पावर माइनस का 3 जब हमारा नीचे जाएगा तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि इसका स्टेप बनेगा, पहला हमारा 3 की पावर 3 -4 की पावर 2, इनकी पावर हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो समझो इस चीज को, अगर इसको हम उल्टा करके लिखते हैं डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 3। ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस का 16, एक ब्रैकेट में ये आ गया, और इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ये 4 की पावर 3 का मतलब 16 चौक 64 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा, और 27 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 11/64, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सर्ट एंड डाइसेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर्ट एंड डाइसेस ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एग्जाम में मिलता ही मिलता है, बस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आप क्वेश्चन सारे कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी साइड है कि आपको जो जिनसे हमारा ट्रायंगल बन सकता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, क्या अब यहाँ पे ध्यान यूनिट का भी रखना है, कहीं पे मिलीमीटर दे रखा है तो कहीं पे सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग की दो साइड जोड़ के तीसरी साइड से बड़ा कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे टिक हो जाएगा। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए था तो आपका आंसर आसानी से टिक हो जाता। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि √3 और ³ √4 और ⁴√5 में बताना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा सही है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, बस आपको ये बता रहे हैं कि पैटर्न में क्या पूछा और कैसे लगा सकते थे। रूट का मतलब होता है कि यहाँ से 2 आएगा, ³ रूट का मतलब 3 होता है, ⁴ रूट का मतलब 4 होता है। इनका अगर एलसीएम लेते हैं हम तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। तो पहले वाले में लिखा है 3, तो 3 की पावर पे आएगा 6। ठीक है, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 2 से भाग कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, दूसरे वाले पे लगेगा पावर 4 और तीसरे वाले पे लगेगा 5 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 3 हमारा होता है 27। ठीक है, और 27 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 729, 729। ठीक है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 16, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 256, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। यानी कि हमारा जो ऑर्डर लगेगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जब बढ़ता हुआ क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ये ⁴√5 वाला। तो ⁴√5 हमारा कहाँ पे दे रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये थर्ड नंबर पे जाएगा। क्लियर, ये पैटर्न था आपका। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लॉजिक लगाना है, केवल आप कॉन्सेप्ट लिख लो, बस आपका आंसर तुरंत आएगा। सीपी जो है एसपी का 3/4 है, बस इतना लिखना है आपको, एक लाइन। अब क्या करना है कि इसमें 2 है, 3/2। अब ये 2 आपका क्रॉस में जाएगा सीपी के पास, या कहें एसपी को यहाँ ले आते हैं तो हमारा सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 3/2। यानी कि सीपी है 3 रुपए और एसपी है 2 रुपया। कोई वस्तु 3 रुपए में खरीद के अगर 2 रुपए में बेचती हो तो 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, और लॉस जो होता है वो हमेशा आपका किस पर होता है, सीपी पर, यानी कि डिवाइड में आएगा 3। और 1/3 जो होता है ये रेशियो होता है 33 होल 1/3% का, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए, यहाँ पर बोला कि 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल हर बंदा कर लेगा। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचने वाला है। तो अगर आपको पैटर्न टेबल आता है तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए 1 2 1 0 1 2 को, अगर हम ये 1 है,
अगर हमारा 12 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 12 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 8 बार 96 हो जाएगा, 5 आ जाएगा 52 यानी 4 यानी 48, यानी कि हमारा लास्ट में कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा 4 इज द राइट हो जाएगा। कोई भी नॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करके आप आंसर लगा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या कह रहा है, इकाई का अंक बताना है कितना होगा। देखो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, इस पे भी क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाले जो नंबर लिखा है 378 का इकाई का अंक है 8, इसका इकाई का अंक है 6 और सारे मल्टीप्लाई में ही है, फिर है 9 और लास्ट में आपका कितना इकाई का अंक है, केवल 2, यानी हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 8 छंग कितना होता है 48, 48 का आखिरी का इकाई का अंक कितना आएगा 8, 9 दूनी कितना होता है 18, फिर 8 आ गया, 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 64, 64 का मतलब कितना हुआ इकाई का अंक 4, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। इकाई का आंसर बस लगाना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किस दिए गए माध्य अगर 4 पॉइंट फाइंड है उसका माध्यक बताइए कितना होगा, मतलब आपको क्या बताना है, मीन बताना है। ठीक है, तो देखो मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है। अगर आप माध्य निकालेंगे तो सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, आप उनको डिवाइड बाई कर लीजिए 10, यानी कि हमको जो माध्य दिया गया है, यानी कि हमको माध्य कितना दिया 4.5 दे रखा है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करो तो कितना आएगा, देखिए 7 और 3 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 5 और 5 10 मतलब 30 हो चुका है। ठीक है, 8 और 4 होता है 12, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है, हाँ 8 और 4 हमारा कितना हो रहा है, ये 12। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ ले रहे हैं तो जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 41। फिर से समझ लो, ये वाला 7 3 के साथ जोड़ा 10, ये वाला 7 इनके साथ जोड़ा तो 10, ये 5 5 के साथ जोड़ा तो 10 और 8 4 कितना होता है 12, तो 30 और 12 कितना हो गया 42, यानी कि 42, क्लियर। और प्लस में कितना आ गया एक्स और नीचे कितने आ रहे हैं 10, क्योंकि टोटल 10 नंबर है आपके। 10 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई है एक्स की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। देखो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबको एक ऑर्डर में लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो बीच की संख्याएं आएंगी वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू 3 आई, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए हम वैल्यूज को लगा रहे हैं, क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3 और फिर एक 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर हमारा 8, ये आ गया। तो हमारे पास बीच का नंबर क्या आ रहा है 4, ये छोड़ दीजिए और 4 ये छोड़ दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया 4 और 5 आ गया। 4 प्लस 5 कितना होता है हमारा 9, 9 का आधा कितना होता है, ये 9 का आधा करेंगे तो हमारा 4.5 आएगा, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका पैटर्न था। अगला देखो क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसने पढ़ा है उसको तो ये पता है, यानी कि क्वेश्चन या तो आता है या तो नहीं आता, जिसको आता है वो टिक करेगा, जिसको नहीं आता है वो टिक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फिलहाल आंसर क्या रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन रहेगा। फिशर जो थे वो आपके एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आते हैं स्टैटिक्स के लिए, क्लियर है। न्यूटन तो फिजिक्स में चले जाते हैं, लाप्लास तो आपका लाप्लास का नियम देते हैं, गाउस का नियम अलग हो जाता है, फिशर ही बचता है, वही आपका आंसर राइट होगा, क्लियर है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि विच मेजर द सेंटर टेंस ऑफ द गेट द इफेक्टेड द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों छोरों से प्रक्षेपण को हटा दिया जाए और अवरोही क्रम में है तो इनमें से कौन सा मापक प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जब भी कॉन्सेप्ट ये पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा इसमें जो मीन और मोड और मीडियन जो होते हैं ये हमारे प्रभावित जो होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये प्रभावित होते हैं, ये प्रभावित होते हैं, नहीं होते हैं, तो हमारे पास प्रभावित होने वाले कौन से आ जाएंगे, ये माध्य और माध्यक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर जो टिक होगा, ये हमारा आंसर थर्ड वाला टिक हो जाएगा। ये वाले प्रभावित नहीं होते हैं, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुलक और मध्य पे इस पे फर्क पड़ जाता है, तो वही आपसे पूछा कौन सा प्रभावित होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगले में पूछा है कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सेंटीमीटर फलकों को रंगा गया है, इसमें से 1 सेंटीमीटर वाले घनों को काटा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर घन वाले में एक ही फलक वाले रंग कितने होंगे। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी उन्हें पता है आपको डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही आपको बता दे रहे हैं, इसमें फार्मूला होता है 6n - 2 का स्क्वायर।
ठीक है 6, एन का मतलब कितना होता है, जितना सेंटीमीटर आपको क्यूब दिया रहता है, यानी कि 5 माइनस 2 लेंथ ऑफ क्यूब होती है, माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9, और 6 इंटू 9 कितना होता है, ये 54 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये भी आपको पता है तो लगाएंगे, नहीं पता है तो फिर आप गैस करके काउंट करके लगाइए, आपको बहुत समय लगेगा फिर इसमें। अगला देखिए क्या है, इसमें बोला है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। देखिए इसमें फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है ये होता है n-2 इंटू 180। अगर ईच पूछेगा तो नीचे n और आ जाएगा। अब पंचभुज है यानी कि n का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो 5-2 करेंगे, इंटू कर देंगे हम 180, तो कितना बचेगा यहाँ से 3 इंटू 180, और 180 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, 18 3 होता है 54, यानी 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हाँ या ना में जाएंगे, अगर पता है फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो क्वेश्चन को, फिर तुक्काबाजी इसमें नहीं चल पाएगी आपकी। इसमें क्या बोला है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। ठीक है, 4/7 भाग कीचड़ में, जब धसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है। देखो 1/3 भाग किसका खींचेगा, इस 4/7 का ही खींचेगा, मतलब हम लिखेंगे माइनस का 4/7 आउट ऑफ 1/3। ठीक है, इस 4/7 का ही 1/3 भाग खींचा गया है, तो पाया गया है कि खंबा अभी जो है आपका कीचड़ में इतना है, यानी कि खींचने का मतलब है माइनस कर दिया गया, तो अभी भी हमारे पास 8 मीटर क्या है, जमीन के अंदर ही है कीचड़ में। अब आप सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा नीचे हमारा 21। ठीक है, तो 3 ऊपर जाएगा तो 12 माइनस का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 81, सॉरी 8। तो 12-4 का मतलब कितना होता है 8, तो ये 8 और ये 8 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 21, और 1 हमारे पास क्या है, पूरे खंबे की लंबाई, यानी कि हमारा 21 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट इक्वेशन बना के डायरेक्ट सॉल्व करना था, और इसमें कोई भी पैटर्न लॉजिक नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है कि ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, बताओ अकेला उस दिन में कितने में करेगा। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, सीधे सीधे याद रखो, ए और बी 2 बार आ रहा है, बी और सी 2 बार आ रहा है, सी और ए 2 बार आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको कंडीशन समझा दे रहे हैं, क्या बनेगी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ये 12 दिन दे रखा है, इसका 15 दिन दे रखा है, इसका आपका 20 दिन। एलसीएम ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 60, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, 4 और 3, यानी कि अब इनको हम जोड़ेंगे तो सारे नंबर 2 2 बार आ रहा है, तो लिख देंगे 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर आती है एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12, यानी कि अगर हम सिंगल पर एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 6। अब आपको क्या पता करना है, ए के बारे में। देखो अगर हम यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालना है तो बी और सी को माइनस कर दें, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4 दैट इज 2। ये आ गई है ए की एफिशिएंसी। आपको पता है ना टाइम, तो टाइम क्या होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना हमारे पास 60 और एफिशिएंसी कितनी हमारे पास 2, यानी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना लगेगा हमारा 30, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का टाइम। क्लियर, बाकी जिसको जो भी लॉजिक आता है अपना लगा सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बस इतना बता दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ बताना। देखिए कभी भी आपको रेशियो में एचसीएफ या एचसीएफ पूछा जाए, सीधे सीधे याद रखो कि एचसीएफ के लिए एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी रेशियो में पूछेगा तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकलता है और नीचे वाले का एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है 33, 55 और 22, इनका एलसीएम लेंगे तो 11 तो कॉमन में चला जाएगा, फिर बचेगा 3, 5 और 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33 और 5 दूनी 10, 33 और 10 कितना हो जाएगा 330, 330 तो नीचे आ गया। क्लियर, तो 330 आपके दो ऑप्शनों में दिख रहा है, एक तो सेकंड और एक थर्ड, वरना ऑप्शन अब तक टिक हो जाता। अब ऊपर जो नंबर लिखे इनका निकालेंगे हम एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 14 का फैक्टर क्या होता है, ये होता है 7 × 2, और 42 का फैक्टर होता है 7 × 6, और 21 का होता है 7 × 3। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, यानी 7 ऊपर लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 7/330, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ बताइए कितना होगा। देखिए ये लॉजिक तो वैसे हम डायरेक्ट बता देंगे आंसर, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए समझ लो कि जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो इसमें हमेशा आपको फॉर्मूला देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखना है, ये a प्लस बी की फॉर्म में दिखाई देगा
और ये आपको दिखाई देगा 2√AB की फॉर्म में, यानी कि प्लस करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो क्या नंबर हो सकते हैं? 5 और 2। 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, छोटा नंबर बाद में लिखते हैं। बीच में निशान होता है उसको लगाते हैं और दोनों के ऊपर हम क्या लगते हैं? रूट लगा देते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? √5 + √2। तो कहाँ पे मिल रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। बस उल्टा करके इन्होंने लिखा हुआ है, √2 को पहले लिख दिया है। लेकिन आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि रूट में जो वैल्यू होती है, बड़ी वाली पहले होती है, छोटी वाली बाद में होती है। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला देखिए। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज की भुजा पर बना हुआ है। यानी कि सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है इस टाइप से, ठीक है, और इसके ऊपर एक वर्ग बना लेते हैं ये। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसकी जो भुजा है वो 4/3 है। समबाहु हुआ तो तीनों भुजाएं बराबर, अब वर्ग है तो ये भी सब बराबर हो जाएगा, मतलब पांचों साइड बराबर हो रही हैं। आपको बताना है कि परिमाप कितना है। परिमाप मतलब सारी साइडें जोड़ लीजिए। तो कितनी साइडें हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5। ये वाली साइड नहीं जुड़ेगी क्योंकि वो अंदर आ रही है। आपको परिमाप का मतलब होता है चारों साइड की साइड, मतलब पंचभुज हो गया है। तो सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं? 4/3 का 5 से कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20/3। 20/3 आपका कहाँ पे दिया है? 20/3 हमारा ये दे रखा है। 6 सही, 2/3 का मतलब होता है 20/3। 6 3 18 और 2 20। ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 99 से विभाजित होती है ऐसी संख्या। देखो, 99 से विभाजित होती है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है 99 के फैक्टर क्या होते हैं? 11 और 9 होते हैं। तो 9 की पॉसिबिलिटी चेक कर लो और 11 की चेक कर लो। 9 की पॉसिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर 9 से कैंसिल हो गया तो पूरा डिजिट हमारा 9 से कैंसिल होने वाला है। देखो, पहले वाले में 9 कहाँ बनना है? 9 1 10, ये देखो 9 हो गया, इसको अलग कर देंगे। 9 और 6 3 9, और ये नंबर जो हमारा बनना है ये हमारा 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है। जब 9 से नहीं हो रहा तो हमें 11 से चेक नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चेक करिए। ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 और 1 4 और 5 9, 7 और 2 9 और 1 9, मतलब ये नंबर हमारा 9 से कट रहा है। इसको हम चेक करेंगे। दूसरा, ये देखो हमारा 1 और 1 2 4 6 3 9 और 4 और 5 9, ये भी नंबर हमारा कट रहा है, मतलब ऑप्शन 2 और 3 दोनों पे क्लिक हो गया 9। तो हम 11 की पॉसिबिलिटी भी चेक करेंगे। अब एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 16 17, 17 और 4 होता है 21, 21 और 6 कितना होता है? 28। मतलब ये ऑप्शन हमारा 9 से नहीं कट रहा है। तो इसको चेक नहीं करना है, केवल दो ऑप्शन बने हमारे पास, सेकंड और थर्ड में से कोई एक होगा। क्लियर? तो हम क्या करें? 11 की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। 11 की पॉसिबिलिटी क्या होती है डिविजिबिलिटी में? सम ऑफ इवन प्लेसेड डिजिट्स और सम ऑफ ऑड प्लेसेड डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या नंबर बनेगा। नंबर दिया है 1 3 5 7 9 2। एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा है 1 1 4 3 4 5। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 3 7 और 2 कितना होता है? 7 3 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास इन डिजिट्स का सम आया है 12। अब नीचे वाली डिजिट देखो, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना होता है? 6 और 9 होता है 14। क्या इनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 के मल्टीपल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। 100% आपका थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर? बट नॉट चेक। कैसे? देखिए 1 और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? इनको जोड़ के 9। ठीक है, फिर देखिए 1 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 9। क्या इनका डिफरेंस 0 हो रहा है दोनों का? हाँ, इनका डिफरेंस 0 हो रहा है। हम श्योरली कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ये था तरीका। अगर 9 से एक ही मिलता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते, लेकिन दो ऑप्शन जब क्लिक हुए तो हमने 11 की पॉसिबिलिटी भी चेक की। हो सकता है कि आप पहले 11 को चेक करें फिर 9 को चेक करें। ठीक है, ये आपका पैटर्न हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पाई क्या है। तो देखिए, जो लोग आपके नंबर सिस्टम को पढ़ाते हैं सबसे पहले यही बताते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो वहाँ पर रटाई जाती चीज़ या सिखाई जाती है कि हमारा पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, जो कि हमारा एक रैशनल नंबर में काउंट होता है। पाई हमारा एक रैशनल नंबर है, इसको आप हमेशा के लिए याद करो, कई बार पूछा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये आपके टोटल क्वेश्चन थे जो कि यूपी टेट में पूछे गए थे। इनको आसानी से हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर का तरीका, बताने का तरीका पसंद आया होगा। जो क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे पैटर्न पे हैं, बहुत ही नॉर्मली पूछे जाते हैं, बहुत मॉडरेट रफ नहीं होते हैं। तो करना क्या है इसमें, आपको थोड़ा सा हर चैप्टर का बेसिक पढ़ लेना अच्छे से,
और उसको लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करिए, देन यू विल बी मेक्स परफेक्ट। क्लियर? तो होगा क्या, आपको जिन बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू।